देश में सिख दंगा का जो आग है धीरे धीरे बुझ रही है। सिख दंगे जिसका कारण था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जिसमें पंजाब और सिख लोग उनकी हत्या किए थे। उनके अपने कारण थे। वो हत्या का आग इतना तेज लगा कि पूरे देश में जहां भी सिख और पगड़ीधारी दिखते थे उनकी उनके साथ मारपीट हो जाती थी। अब इस आग को बुझाने की बारी थी, लेकिन देश में दूसरी आग लग रही थी, भूख की आग। इस भूख की आग जिसमें देश धीरे धीरे अपना सोना गिरवी रखता जा रहा था। एक नई आर्थिक पॉलिसी की जरूरत हो रही थी भारत को। इस पॉलिसी के लिए आगे बढ़ना था युवाओं को। शिक्षा का विकास होना जरूरी था। अब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक नई प्रौद्योगिकी का पढ़ाई करानी जरूरी थी। ये पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, डॉक्टरी की थी। इसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एक लड़का बिहार के सुपौल से निकलता है और पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। जिस कॉलेज में वो जा रहा है जिस कॉलेज में वो जा रहा है, उस जाने का जो साधन है वो है बस, डीटीसी बस। डीटीसी बस के खिड़की के किनारे एक लड़का बैठा है। उसी बस पर एक लड़की चढ़ती है और जब देखती है तो चारों तरफ सीट भरी है, कहीं जगह नहीं है बैठने की। लड़का उसको परेशान देखता है। लड़का उठता है और अपनी सीट उसको दे देता है। लड़की उस सीट पर जाके बैठती है। लड़का अपने गंतव्य स्थान पर खड़े जाता है। लेकिन रोज गुजरता है, वक्त बदल रहा है, अब दिन दूसरा है। लड़का फिर वहीं बैठा है। लड़की फिर चढ़ती है। लड़की को फिर इस बार भी सीट उपलब्ध नहीं है उसके लिए। लड़का फिर खड़ा होता है और अपनी सीट उसे दोबारा देता है। लड़की फिर जाके उसके सीट पर बैठ जाती है। कुछ रोज दिन और गुजरता है। अब लड़की फिर से आई है, सीट अब भी उपलब्ध नहीं है। इस बार लड़का नहीं उठता, लड़का का दोस्त उठता है। कारण जानता है, दिल का मामला है। दोस्त उठता है सीट पर, अब लड़की बैठती है उसके बगल में। वो लड़का पूछता है, ये आपका नाम क्या है? आप रोज जब आती हैं तो यहाँ उपलब्ध सीट नहीं होता है। तो लड़की कहती है, मेरा नाम रेनू शर्मा है। और तुम्हारा? लड़का मुस्कुरा के अपनी मीठी मुस्कान के साथ में लड़का कहता है, मेरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है। ये सैयद शाहनवाज हुसैन की कहानी है रेनू शर्मा की। दोनों लोग उस डीटीसी बस में जब मिलते हैं तो क्या पता होता है कि आने वाले समय में हम दोनों का यात्रा कैसे गुजरने वाली है। जिस बस की यात्रा हम इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, वो यात्रा कितनी दूर जाने वाली है। रोज गुजर रहा है, हर दिन अब दोस्ती उफान मार रही है। अब दोस्ती में एक गंभीरता, एक दृढ़ता आ चुकी है। एक रोज चिट्ठी पहुंचती है रेनू शर्मा के घर पर। उसमें लिखा है, क्या मुझसे दोस्ती करेंगी? रेनू शर्मा कहती है, अब दूसरा चिट्ठी का जवाब देते हुए रेनू शर्मा हाँ में जवाब देती है। लड़का मुस्कुराता है। एक मीठी मुस्कान है लड़का में। जब बोलता है तो मृदुभाषी है। इतना प्यार से बात करता है कि कोई भी उससे किनारा नहीं कर सकता। कोई भी उसकी बातों का जवाब दिए आगे नहीं बढ़ सकता। तो रेनू शर्मा कैसे बढ़ती? कहानी आगे बढ़ती है। रोज बदल रहा है। 1986 का दौर आता है। 1986 में जब रेनू शर्मा को एक चिट्ठी जाती है घर पर फिर से, और चिट्ठी में लिखा है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? घर वाले परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। रेनू शर्मा उस चिट्ठी में लिखती है, क्या करते हैं आप? कैसे हम करेंगे शादी आपसे? कहता है कि अभी तो कुछ नहीं करते, लेकिन एक दिन एक रोज आएगा जब हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। तो वो कहती है, एक सेल्समैन कैसे एक रोज बहुत बड़ा आदमी होगा? लेकिन क्या है, दिल का मामला था। अब दिल का मामला है तो हाँ में जवाब होता है। दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन वहां एक तीसरा परिवार बनता है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक लड़का, जिसकी मेंटर उमा भारती थी। वक्त हो रहा था 1994 का। 1992 में एक घटना घटती है 6 दिसंबर को, बाबरी मस्जिद विध्वंस का। देश में चारों तरफ हिंदू मुसलमान की एक अजीब झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा किसी के मिटाने से ना मिटने वाला। पूरा दुनिया भारत को एक अलग निगाहों से देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी अब अछूत होते जा रही थी। समाजवादी पार्टी का एक उभार हो रहा था। समाजवादी आंदोलन बहुत तेज हो रहा था। और एक तरफ मंदिर आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे मुस्लिम लड़के की जरूरत हो रही थी हर जगह, जहां उसकी पार्टी का मुसलमानों में पेनिट्रेशन करा सके और उसका जो रूप है वो बदल सके।
उसी बीच उमा भारती की मुलाकात होती है सैयद शाहनवाज हुसैन से। भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनको दाखिला मिलता है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। वक्त हो रहा था 1994 का। अब उमा भारती हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 12 दिसंबर 1994 को उनकी शादी कराती है। शादी कोर्ट परिसर में है। दोनों लोग अब जो यात्रा डीटीसी बस से शुरू हुई थी, अब यात्रा का पहला पड़ाव उस कोर्ट परिसर में संपन्न हो रहा था। लेकिन कहते हैं वक्त बदलता रहता है। वक्त स्थिर कहाँ रहता है, तो स्थिर तो होना नहीं था। देश में अब राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। चूंकि अब देश में कोई अस्थायी सरकार, कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन पा रही थी। अब वाजपेयी सरकार का तीसरा टर्म आना था। उससे पहले एक राजनीतिक उथल पुथल 1998 का वक्त हो रहा था। लोकसभा वापस से विघटित हुई थी। सरकार को बहुमत हासिल नहीं था। विघटित हुई और वापस से चुनाव हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक लड़का जिसका नाम डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन है, उसको किशनगंज की एक सीट से चुनाव लड़ाती है भारतीय जनता पार्टी। वो चुनाव हार जाता है, लेकिन हार अपनी जिंदगी में नहीं मानता। वो हार तो तब भी नहीं माना था जब डीटीसी बस में रेणु शर्मा को देखा था कि ये मेरी पत्नी बनेगी। तो हार अब भी नहीं माना। वो रोज बदला, दिन बदले, वर्ष बदला। अब वर्ष था 1999, क्योंकि अब भी बहुमत किसी के पास नहीं थी। अब 1999 में वापस से लोकसभा गठित होती है, जिसमें अब किशनगंज से एक व्यक्ति जीता है जिसका नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन। जीतकर अब उसे राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। राज्य मंत्री 3 मंत्रालय का, पहला यूथ खेल मंत्री, दूसरा फूड प्रोसेसिंग मंत्री और तीसरा अब शिक्षा मंत्री। कई तरह का मंत्रालय उन्हें दिया गया। कुछ बरस बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, कोयला मंत्री और सिविल एविएशन मंत्री। कई तरह का पोर्टफोलियो संभाले। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उमा भारती के लाडले थे सैयद शाहनवाज, और उनको बड़ी बहन मानते थे डॉक्टर सैयद शाहनवाज। लेकिन वक्त तो बदलता रहता है। वक्त हो रहा था 2004 का। क्या पता था 2004 में प्रमोद महाजन को कि सरकार जब बदलेगी तो मेरी सरकार वापस लौट के नहीं आएगी। इंडिया साइनिंग का नारा था, 2004 का वक्त था। इंडिया साइनिंग तो हुआ, ये नारा चला, लेकिन बहुमत ना मिल सका। 2004 में बहुमत नहीं मिला। इस बार डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन चुनाव किशनगंज से हार गए थे। क्योंकि देश भर में बीजेपी हारी थी, तो किशनगंज से कहां से जीत पाते डॉक्टर सैयद शाहनवाज। हार चुके थे चुनाव हारते के साथ में अब देश एक नए सिरे से सोचना शुरू किया था। अब एक नया, जो एक जमाने का वित्त सचिव रहा हो, आरबीआई गवर्नर रहा हो, अब देश उसके हाथ में था। उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ष बदला। वर्ष था 2006 का। भागलपुर की एक सीट है जहां एक उपचुनाव होना था। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक टिकट देती है वही लड़के को जिसे किशनगंज से जगह मिली थी 2006 में, भागलपुर से। भागलपुर में कुछ बरस पहले दंगा हुआ था। दंगों का असर इतना ज्यादा था कि वहां हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे। इसी में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यही समय है जब एक लड़का जब वहां से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगा, मुसलमान होके भी, और तब हम मेरे बारे में, मेरे पार्टी के बारे में एक अच्छी छवि जाएगी। लड़का खड़ा होता है। क्या पता था लड़का भागलपुर से जीत जाएगा उपचुनाव। वो भागलपुर से सैयद शाहनवाज हुसैन चुनाव जीत जाते हैं 2006 में। 3 बरस बाद 2009 में फिर से चुनाव होता है। 9 में फिर से भागलपुर से इस सीट से उनको टिकट मिलता है। अब भागलपुर में अब उनकी धाक जम गई थी। अब वहां से फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर से चुनाव जीतते हैं 2009 में। लेकिन क्या कहते हैं ना, वर्ष बदलता है तो राजनीतिक उथल पुथल भी बदलता है। एक मुख्यमंत्री है जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में ला रहा है। अब डॉक्टर आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अब इन लोगों का दौर धीरे धीरे बीत रहा है। चूंकि 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब देश में एक नई क्रांति पैदा हो रही है अन्ना हजारे के संयोजन में, जिसमें अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, न जाने कई लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब नई नीचे एक क्रांति पैदा हो रही है। इस क्रांति का मसीहा अब गुजरात में पैदा हो रहा है। जो जिस सवाल का जवाब उसके पास है, जो सवाल अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास जैसे लोग उठा रहे थे, देश विकास नहीं कर रहा है, देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उस भ्रष्टाचार से निकालने की बारी इस बार नरेंद्र मोदी की थी 2014। लेकिन कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आपसी अदावत इतनी ज्यादा थी कि जब जब वो खड़े होते थे तो साथ में खड़ा होना उनके लिए मुश्किल होता था।
वजह 2002 का गुजरात दंगा था। चूंकि मुसलमान अब भी जदयू को अपने वोट, अपना समर्थन कर रहे थे, तो तब नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि जब मुसलमान मेरे साथ हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ उनका रहना वाजिब नहीं है। 14 में चुनाव होता है, जदयू अलग चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी अलग, और आरजेडी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर जीतती है, लेकिन वो भागलपुर की सीट नहीं थी। अब डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन का वनवास शुरू होता है। वनवास 2005-4 के बाद ये वनवास 2021 में जाके खत्म होता है, जब बिहार में मुख्यमंत्री बदलता है। आरजेडी के गठबंधन के बाद, आरजेडी और जदयू गठबंधन टूटने के बाद जब वापस से नई सरकार बनती है तो 2021 में अब उनका वनवास खत्म होता है और उनको उद्योग मंत्री बनाया जाता है। लेकिन वनवास कितना दिन के लिए खत्म होता है? साल भर के लिए। क्योंकि फिर से जनवरी में दही चूड़ा मकर संक्रांति के बाद वापस जदयू आरजेडी के साथ में सरकार बना लेती है 2022 में। तो बहुत दिन वो मंत्री नहीं रह पाए, लेकिन जितना दिन भी रहे कमाल का काम किए। जब तक भागलपुर में सांसद के रूप में भी कमाल का काम किए। वो डिब्रूगढ़ राजधानी को नौगछिया में रुकाने का प्रयास किए, भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए न जाने कई प्रयास किए उन्होंने। वो भागलपुर को एक नई विकास के लिए जाने जा रहे थे, लेकिन सरकार केंद्र में उनकी नहीं थी। वो चाहते हुए भी बहुत कुछ भागलपुर के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना किए वो कुछ कम नहीं था। लेकिन वनवास चलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कभी भूली नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी भी उनको पूरे देश में चुनाव के लिए लगाती रही। जम्मू कश्मीर में उनको लगाया गया, वहां के नगर निगम के लिए वहां से सीट निकाल के लाए। पूरे देश भर में उनको लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उनमें भी उनको सदस्य के रूप में जगह मिला। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन। लेकिन इस बार क्या चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को 202 गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जब बिहार में 200 से ज्यादा सीटें आई हैं, तो क्या इस बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, चूंकि मृदुभाषी हैं, मुसलमान हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नया ट्रेंड सेट करेगी। क्या ऐसा आपको लगता है? आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसी लगी ये कहानी। किसी और कहानी के साथ में, किसी और वीडियोज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमको। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे थे अभी लोक जागरण न्यूज। मिलते हैं।